नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी, कहा दिल्ली को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास सिटी, 35 क्षेत्रों में विकास को तरजीह। कांग्रेस ने किया आशियाने के अधिकार का भी वादा। प्रधानमंत्री ने कहा गांवों के विकास के लिए लाया गया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। रोहिणी की रैली में बोले दिल्ली को बिजली उत्पादन में बनाएंगे आत्मनिर्भर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा काले धन को सफेद करने में लगी है आम आदमी पार्टी, एसआईटी से जांच की आपने की मांग। मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में बदलाव नहीं, एसएलआर में आधा फीसदी की कटौती। पेट्रोल डीजल फिर हुआ सस्ता। ओडिशा के बाद अब गोवा में भी स्वाइन फ्लू से मौत, 10 राज्यों में अब तक 195 की मौत, 2039 लोग पीड़ित। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। दिल्ली में चुनावों से महज 3 दिन पहले आज बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें पार्टी ने 35 क्षेत्रों में विकास को रफ्तार देने की बात कही। साथ ही 24 घंटे बिजली पानी के साथ दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में कुछ भी नया नहीं। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए जारी विजन डॉक्यूमेंट में बिजली, पानी, अस्पताल, परिवहन व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जैसे मुद्दों को तरजीह दी है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए बीजेपी ने एसआईटी की मांग भी सामने रख दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी महीने में एक बार दिल्ली की जनता से दिल की बात करेंगी। दिल्ली इज स्टेट एंड सेंटर, बिकॉज सेंटर के बिना दिल्ली स्टेट इज अधूरा। We have to work together. मोदी जी के विकास, मोदी जी की एक्सपर्टीज, उनकी सारी कैबिनेट, उनकी गवर्नमेंट के एक्सपर्टीज, सो एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज बोथ स्टेट एंड सेंटर। बीजेपी पिछले कई चुनावों से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करती रही है, लेकिन पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में इसका कोई जिक्र नहीं है, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। स्टेटहुड का प्रॉमिस छोड़ दिया गया है, ये दिल्ली के लोगों के साथ छल है और बिजली पर भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है। मकान बनाना जो सरकार आएगी उसका होगा ही, तो उनका विजन क्या है? उन्होंने केवल दिल्ली की कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं उनको उठा ली। पार्टी ने मध्य और निम्न वर्ग को भी लुभाने की कोशिश की है। दिल्ली में 1 लाख मकान बनाने और झुग्गियों की जगह पक्के मकान का वादा विजन डॉक्यूमेंट में है। 2013 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन इस बार चुनावों के महज कुछ दिन पहले ही ये विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। 35 बिंदुओं का रोड मैप जारी कर बीजेपी ने ये तो बता दिया कि दिल्ली की शक्ल सूरत बदलने में वो किस और काम करेगी, लेकिन ये नहीं बताया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा। और ऐसा कर बीजेपी ने विपक्ष को अपने ऊपर हमला बोलने का एक नया विजन भी दे दिया। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी से प्रवक्ता हैं अमन सिन्हा इस वक्त। अमन, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अमन, आपने सुना तमाम पार्टियों के आरोप जो लग रहे हैं इस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर, वो कह रहे हैं कुछ नया नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो पुराना था उसे भी आपने क्यों छोड़ा? दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, बिजली, मैं अगर कहूं 99 से लेकर अब तक तमाम मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़े, घोषणा पत्र, हर एक में जिक्र था, इस बार नहीं, थोड़ा अचरज हुआ। नहीं कविंद्र जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो विजन डॉक्यूमेंट है बड़ी ही खूबी से जितने भी दिल्ली वासियों के रोजमर्रा के जो अहम मुद्दे हैं उन सभी को उसने एड्रेस किया है। और हम लोग दिल्ली को जो वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज में हम लोग दिल्ली को शुमार देखना चाहते हैं, और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी एमिनिटीज ऐसे डेवलप होंगी कि जितने भी सेक्शंस दिल्ली में रहते हैं, जो भी रहता है दिल्ली वासी, उन सभी को जितनी भी मूलभूत बेसिक सुविधाएं हैं वो भी प्राप्त हो, और दिल्ली को एक स्मार्ट सिटी और एक ऐसा शहर जो कि हमारे देश का ही नहीं पूरे विश्व का प्राइड हो,
ऐसा संरचना जो है, ऐसा एक विजन, ऐसी कल्पना जो है, ये विजन डॉक्यूमेंट करता है और वो आज सामने जनता के रखा है हमने। लेकिन दिल्ली को जब तक मैं कहूं केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आपकी पार्टी और आप लोग हमेशा ये कहते थे कि दिल्ली को एक अलग राज्य होना चाहिए, ये मांग लंबे अरसे से रही है। क्या अब परिवर्तन जो है लाइन में वो क्यों है, वजह क्या इसके पीछे की? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा आपने कहा, ये हमारा कमिटमेंट है, लंबे समय से कमिटमेंट है। और आपको ध्यान होगा कविंद्र जी कि 2002 में जब अडवाणी जी गृह मंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे देश के, तो उस समय दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देने का बिल पार्लियामेंट में भी इंट्रोड्यूस किया था, पर उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया था, इसलिए उस समय वो नहीं हो पाया था। और पार्टी जरूर इस विषय को पॉजिटिवली कंसिडर करेगी जब हम लोग सत्ता में आएंगे, तो इसलिए इस पे चर्चा करके हम लोग जरूर इस पे एक अपना पॉजिटिव स्टैंड लेंगे। पर ये हम लोगों का शुरू से मानना रहा है, ये कमिटमेंट रहा है कि ये मुद्दा जो है, ये इसको हम लोग इसको मानते आए हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए, और वो कमिटमेंट आगे भी जारी रहेगा। और बाकी सरकार आती है तो उसके बाद सबसे एक राय लेके और एक कंसेंसस डेवलप करके उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी, अब मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था, तमाम बातें बहुत अच्छी हैं। मैं कहूं कि तमाम पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्रों में या फिर विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया तमाम मुद्दों को। एक और बड़ा मुद्दा था, मैं बीजेपी की लाइन के लिहाज से अगर कहूं, 2000 के बाद बीजेपी लगातार ये कहती रही कि दिल्ली में अगर एक बेहतर प्रशासन देना है तो सुरक्षा बल यानी कि पुलिस और लैंड को लेकर जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होनी चाहिए। इसको लेकर आपने कहा कि स्पेशल प्रोविजन की भी मांग की थी, एक अलग तरह के आपने कहा था रास्ते का चुना जाना भी बेहद जरूरी था। इस मसले पर भी बीजेपी की राय इस विजन डॉक्यूमेंट में वो क्लियरिटी नहीं है जो मांग आप लोग करते रहे जब आप केंद्र में, फिर कहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि आप विपक्ष में थे। नहीं कविंद्र जी, जो जहां तक इन दोनों स्पेसिफिक मुद्दों का प्रश्न है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों है, इसलिए कुछ, बल्कि यही दोनों जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर, वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। नहीं तो बाकी सब जो है वो ज्यादातर सभी जो पावर्स हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास ही हैं। और इसमें भी जो है एक समन्वय बना के, उसमें पुलिस का फ्रंट हो चाहे आपका लैंड डेवलपमेंट वाला हो, दोनों में स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत अहम रोल है। और मुझे लगता है किरण बेदी जी जैसी कुशल प्रशासक और एक एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर रहेंगी तो वो इन सब चीजों को इंश्योर करने में सक्षम रहेंगी। और मेरा मानना है कि जो ये स्थिति है इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अहम कंट्रीब्यूशन हो सकता है और वो रहेगा आगे भी। और जहां तक बाकी अहम मुद्दे हैं कविंद्र जी, चाहे बिजली का हो, हमने कहा है कि उसमें सब्सटैंशियल रिडक्शन होगा। और अभी जो मॉडल बना हुआ है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जैसे आम आदमी पार्टी ने वो लेके प्राइवेट डिस्कॉम्स को दे दिया, उस मॉडल की बिना पे उसमें तो कोई दाम कम नहीं हुए कविंद्र जी, उसमें तो जनता की जो मेहनत की कमाई का पैसा था वो प्राइवेट कंपनीज को चला गया। और उसके अलावा भी जब वो लोग सत्ता में रहे तो उन्होंने 372 करोड़ ऐसे ही वो बांट दिए प्राइवेट डिस्कॉम्स में। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, पर उस मॉडल की बनिस्पत हम लोग ये मॉडल ला रहे हैं कि बिजली कंपनियों में मल्टीपल डिस्कॉम्स रहेंगे, उनके बीच में कंपटीशन होगा बेस्ट सर्विस देने के लिए मोस्ट रीजनेबल प्राइसेस पे, और इसलिए कंज्यूमर तब किंग होगा। आज बिजली कंपनियों की मोनोपोली है और जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वो कंज्यूमर को किंग बनाएगी और उसी हिसाब से इसको बिजली कंपनियों को भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। पानी के मुद्दे पे भी हमने कहा है कि 24 घंटे जो है पानी उपलब्ध होगा। जी, मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आ रहा था क्योंकि एक आरोप भी लग रहा है और एक तरीके के जो विश्लेषक हैं वो ये भी कह रहे हैं अमन कि केंद्र और दिल्ली में अगर एक ही पार्टी की सरकार है तो ये तमाम बातें सही दिखती हैं, लेकिन जब भी सेंटर में किसी और पार्टी की सरकार होती है और दिल्ली में किसी और पार्टी की, तब ये मांग जरूर उठती है जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, अलग राज्य, लैंड और लॉ को लेकर अलग तरह की पावर्स। क्या इस बार ये कहा जाए कि आप दिल्ली में सरकार बनाना चाहते हैं और केंद्र में आपकी सरकार, इसलिए इन 3 मसलों पर आपने वो राय नहीं चुनी जो इससे पहले आपकी हुआ करती थी? नहीं, ऐसा कहना फेयर नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि हमारी राय जो है, हमारा
कमिटमेंट हमने तो नहीं कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। हाँ, पर यह बात है कि इस पे और चर्चा करके और उसको किस तरीके से हम लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का भी दर्जा मिले और उसके आगे जो दिल्ली वासी हैं उनके भी सभी हितों की रक्षा की जा सके और जो देश का यहाँ से देश की राजधानी का यहाँ से काम चलता है वो भी सुचारू रूप से चले। तो इन सब चीजों में समन्वय बना के और उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो जरूर वो इन सब चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएगा। आपने ये भी बात अहम अच्छी रखी कि यहाँ पे समन्वय की आवश्यकता है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में और कई जो अहम मुद्दे या कई समस्याएं जो खड़ी हो गई थी दिल्ली वासियों के लिए पिछले 10-15 वर्षों में हमारी केंद्र में सरकार रहेगी और प्रदेश में सरकार रहेगी तो कई ऐसे जो मुद्दे जो काफी समय से जिनका समाधान नहीं हो पाया हम लोग उसका समाधान करने में सक्षम होंगे। हमारे एक आखिरी सवाल जो बार बार खड़ा हो रहा है, आरोप भी लग रहे हैं, मैनिफेस्टो की जगह विजन डॉक्यूमेंट है। तकनीकी पहलू भले ही लोग इसको न समझते हो लेकिन आदर्श आचार संहिता के लिहाज से अगर मैनिफेस्टो है तो उसमें एक पार्टी के लिए बाध्य होता है कि वो उसका है। आपकी पार्टी केंद्र में सत्ता में है, ऐसे में विजन की बजाय अगर मैनिफेस्टो होता तो ज्यादा बेहतर नहीं होता क्योंकि आपका विजन डॉक्यूमेंट 2050 को लेकर है। नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि विजन डॉक्यूमेंट जो है वो काफी स्पेसिफिक्स में जाता है और एक रोड मैप या एक ब्लूप्रिंट भी लेआउट करता है। ये खाली प्रोमिसेस से आगे बढ़ के जो उसका एक ब्लूप्रिंट है और किस तरह से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसका भी एक विजन देता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ऐसी कमी है कविंद्र जी जिसको कहा जा सकता है कि हमारे मैनिफेस्टो से किसी तरह से कम है। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले हमारे कई स्टेट इलेक्शंस में जैसे महाराष्ट्र में हम लोगों ने अपना अभी तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने और हम लोग विजन डॉक्यूमेंट वहां लेके आए थे और जनता ने उसको एक्सेप्ट किया। गुजरात में भी हम लोग हमेशा विजन डॉक्यूमेंट लेके आते रहे हैं ज्यादातर और वो मॉडल सक्सीड किया है। तो हर चुनाव की अपनी रणनीति होती है जी और उस हिसाब से जो जनता के और जो भारतीय जनता पार्टी के बेस्ट इंटरेस्ट में होता है और जो देश के बेस्ट इंटरेस्ट में होता है उसी हिसाब से हम लोग अपनी रणनीति रखते हैं। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और देखना होगा कि दिल्ली की जनता आपके इस विजन डॉक्यूमेंट पर कितना भरोसा करते हुए आपके साथ खड़ी होती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो यह थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। तकरीबन एक साल में दूसरी बार होने जा रहे दिल्ली चुनाव में पूरे देश की निगाहें हैं। इतना सघन राजनीतिक सक्रियता का दौर देश के किसी हिस्से में नहीं था। जिस चुनाव में एक तो सबसे बड़ी कठिनाई ये हुई कि ये पर्सनालिटी की लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने शुरू कर दी और मुद्दे जो है साइड हो गए। आपके पास जितना भी मुद्दे हैं जब तक आओ मुद्दे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चेहरा नहीं होगा आपके लिए वो लड़ाई मुश्किल हो जाता है। बाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन जैसी। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। और बात कांग्रेस पार्टी की जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र के दूसरे हिस्से में दिल्ली में घर को कानूनी अधिकार बनाने की बात कही है। इसके साथ ही मेट्रो के विस्तार और मोनो रेल शुरू करने को भी कांग्रेस ने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। दिल्ली चुनाव के लिए घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा जारी करते वक्त पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पार्टी ने परिवहन सुविधाओं के विकास की बात करते हुए दिल्ली को लाल बत्ती मुक्त बनाने की दिशा में काम करने की बात कही। दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए ये मौलिक अधिकार होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होगा कि जब तक उनका घर उसी जगह नहीं बना दिया जाता या उनको अल्टरनेटिव जगह नहीं दे दी जाती तब तक दिल्ली में जो है किसी का भी घर नहीं छीनेगा। उनके छत का अधिकार कानूनन रूप से जो है वो उनको दिया जाएगा। कांग्रेस के दूसरे वादों में ऑटो और टैक्सी के लिए नए स्टैंड, शहरों को भिखारी मुक्त बनाने और युवाओं को रोजगार देने का वायदा भी किया गया है। पार्टी ने ड्यूटी पर शहीद होने वाले पुलिस वालों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात भी कही है। दिल्ली को डिसेबल फ्रेंडली सिटी बनाने का वायदा भी इसमें शामिल है। राइट टू लाइवलीहुड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स का कानून था, यानी उनका
अधिकार जीविका का अधिकार यह कानून था जो हमारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं, जिसको पार्लियामेंट से हमने पास कराया और इसको दिल्ली के अंदर लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि लोकल बॉडीज इसको नहीं कर रही और दिल्ली सरकार इसको जल्दी से जल्दी इसके रूल्स को नोटिफाई करे। कांग्रेस ने 23 जनवरी को घोषणा पत्र का पहला हिस्सा जारी किया था। इसमें सस्ती बिजली के साथ मुफ्त सीवर कनेक्शन देने का वादा किया गया था। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अध्यादेशों पर सरकार का बचाव किया। रोहिणी के जापानी पार्क में एक रैली में उन्होंने कहा कि अध्यादेशों का मकसद आम आदमी को फायदा पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का भी वादा किया। दिल्ली में मतदान के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता के लिए कांटे की टक्कर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल अपनी 8 महीने पुरानी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और नए वादे किए, बल्कि दोनों विपक्षी दलों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी जमकर आलोचना की। भारत माता की नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में तीसरी रैली की। सबसे पहले उन्होंने महंगाई पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। 1 साल पहले 1240 रुपये में सिलेंडर बिकता था, आज 605 रुपये में मिलता है। चंदा विवाद पर भी प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने से नहीं चूके। जो लोग स्विस बैंक में किसका अकाउंट है उसके अकाउंट नंबर जेब में लेकर के घूमते थे, उन्हें यह मालूम नहीं कि उनके अकाउंट में किसके पैसे आते हैं, बोले हमें मालूम नहीं। प्रधानमंत्री ने अध्यादेशों पर हो रही आलोचनाओं का भी सिलसिलेवार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून में अध्यादेश के जरिए किए गए संशोधन से गांव का विकास होगा। मैं मेरे गांव के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, आपकी भलाई के लिए जितना होगा उसी काम के लिए जमीन का उपयोग होने वाला है, किसी धनपतियों के लिए जमीन का उपयोग होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर दिल्ली को बिजली और पानी की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री बुधवार को भी एक रैली करेंगे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए का चंदा देने वाली कंपनियों की जांच होनी चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी ने सभी दलों को अपने खातों की जांच कराने की चुनौती दी, तो कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि वो अपने सारे विवरण हमेशा चुनाव आयोग को देती रही है। फर्जी फंडिंग के आरोप पर आम आदमी पार्टी की ओर से एसआईटी जांच कराने के बयान के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को चेक से चंदा देने वालों का पता बताना चाहिए। Its slogan of honesty on its sleeve. These companies are not doing any business. These companies have directors who obviously do not have any funding sources. The companies have no profit. उधर आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी और चंदे के मामले की एसआईटी से जांच की मांग की। पार्टी ने इस बारे में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी इनके पिछले 5 वर्षों के हिसाब किताब की जांच एक एसआईटी के थ्रू कराएं और जिसकी भी हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई जाए उसकी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए और उसके पदाधिकारियों को यथोचित सजा जो माननीय न्यायालय देना चाहता हो वो दे। कांग्रेस ने चंदे के ब्यौरे के सवाल पर कहा कि वो हमेशा अपने सारे ब्यौरे चुनाव आयोग को सौंपती रही है। कानून के अंतर्गत ही हमारी फंडिंग होती है और हम उसके रिटर्न इलेक्शन कमीशन को बराबर भेजते हैं, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन रहे हो चाहे विधानसभा के इलेक्शन रहे हो। इस बीच आवाम नाम के एनजीओ ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी फंडिंग हासिल करने से जुड़े सबूत मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर पेश किए। एक दिन पहले आवाम ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी कंपनियों के जरिए 2 करोड़ रुपए चंदा लेने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आवाम नाम के एनजीओ ने आम आदमी पार्टी पर बोगस कंपनियों से 2 करोड़ रुपए चंदा लेने का आरोप दोहराया है। एनजीओ ने दावा किया कि आप हवाला के जरिए काला धन हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया है। आप वॉलंटियर एक्शन मंच आवाम ने आम आदमी पार्टी को चंदे के मामले में मंगलवार को मीडिया के सामने नए सबूत पेश किए।
मीडिया के सामने 2 चेक पेश करके ये दावा किया गया कि आपको 2 करोड़ चंदा देने वाली कंपनियां बोगस हैं। एनजीओ ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने चंदे की आड़ में काले धन को सफेद में बदला है और इसकी जानकारी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को है। It is someone's white black money, no matter whose white black money it is, right? Just the party has adopted holier than thou attitude, so that it has a stick to beat all others. It really did not want to practice what it preach. उधर आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को बीजेपी और आवाम की साजिश करार दिया है। आम आदमी पार्टी ने सरकार को इस पूरे विवाद की जांच कराने की चुनौती दी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पूछेंगे कि क्या वो किसी भी स्वतंत्र एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड स्वतंत्र एजेंसी से अपने पूरे फंड की जांच करवाने को तैयार हैं? आम आदमी पार्टी तैयार है। आवाम का कहना है कि आम आदमी पार्टी में फैले भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए वो ये पर्दाफाश कर रहे हैं। इन सदस्यों ने सफाई दी कि उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। कृति मिश्रा के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। आरबीआई ने आज जारी मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की, लेकिन बैंकों की ओर से अनिवार्य रूप से जमा रखी जाने वाली राशि यानी एसएलआर में आधा फीसदी की कटौती की है। इससे कर्ज देने के लिए बैंकों के पास 45,000 करोड़ रुपए पहले से ज्यादा होंगे। ब्याज दर में और कटौती की उम्मीद लगाए बैठे बाजार और उद्योग जगत को मंगलवार को निराशा हाथ लगी। आरबीआई ने रेपो रेट को 7.75% पर स्थिर रखा है। सीआरआर को भी 4% पर बरकरार रखा गया है। हालांकि एसएलआर को 22 से घटाकर 21.5% कर दिया गया है। It will depend on developments, in particular on developments on the fiscal front, as well as a continuation of the disinflationary process. दरअसल आरबीआई ने 15 जनवरी को ब्याज दर में 0.25% की कटौती की थी। इसीलिए जानकार रिजर्व बैंक की नई मौद्रिक नीति में किसी बड़े फैसले की उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन उपभोक्ता से लेकर उद्योग जगत इस फैसले से निराश हैं, क्योंकि महंगाई घटने के बाद उसे सस्ते कर्ज की उम्मीद थी। जनवरी 15 के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि फिर तुरंत और एक रेट कट करना जरूरी हो गया था। As an industry voice, we have been asking for a reduction in the interest rate. Hopefully, at some point of time, we will have a more substantial interest rate cut. रिजर्व बैंक ने बिना अनुमति के विदेशों में निवेश या खर्च किए जाने वाली राशि की सीमा बढ़ा दी है। अब कोई नागरिक विदेश में निवेश के अलावा गिफ्ट खरीदने के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। पेट्रोल के दाम में ₹2.42, जबकि डीजल में ₹2.25 की कटौती की गई है। राजधानी दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹56.49, जबकि डीजल की नई दर ₹46.01 प्रति लीटर होगी। ये कटौती अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद ली गई है। नई दरें आज आधी रात से लागू होंगी। देश में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। ओडिशा के बाद अब गोवा में भी स्वाइन फ्लू से मौत का पहला मामला सामने आया है। इस तरह करीब 10 राज्यों में फैल चुके इस वायरस से महीने भर के भीतर 195 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल 2039 लोग इससे पीड़ित हैं। राजस्थान के कई जिलों में स्वाइन फ्लू का प्रकोप अचानक तेज हो गया है। प्रदेश में 1 महीने के अंदर 205 मामले सामने आए, जिनमें 52 की मौत हुई। वहीं हरियाणा में 8 लोग स्वाइन फ्लू की वजह से दम तोड़ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद राजस्थान के गृह मंत्री भी स्वाइन फ्लू के प्रकोप का शिकार हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के वर्तमान अभी जो सरकार में है, उन लोगों तक के उसके चपेट में है, तो आम आदमी का तो कौन कहे। और जहां पर लोगों का केवल ये तो आंकड़े, वो आंकड़े हैं जो अस्पताल में आ गए हैं, लेकिन वो आंकड़े और भी ज्यादा हैं जो गांव में फैले हुए हैं, और उन्हें पता तक नहीं लगता कि किस कारण से मौतें हो रही है, किस प्रकार कारण से वो लोग बीमार पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है। 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच यहां 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी है, जबकि इस दौरान गुजरात में 38 और महाराष्ट्र में 73 मामलों में से 22 लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना में स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा 629 लोग शिकार हुए, जिनमें 34 की जान चली गई। वहीं तमिलनाडु में H1N1 वायरस से अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में 49 नए मामले सामने आने के बाद स्वाइन फ्लू के कुल मामलों का आंकड़ा 488 तक पहुंच गया है। यहां 5 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है।
देश भर में स्वाइन फ्लू से 2012 में 405 तो 2013 में 699 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इस तरह पिछले कुछ साल से ये फ्लू जानलेवा साबित हो रहा है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि वो पीड़ित राज्यों के लगातार संपर्क में है और हालात की निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दक्षिणी दिल्ली के एक चर्च में हुई तोड़फोड़ पर गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और पुलिस से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। शरारती तत्वों ने सोमवार को वसंत कुंज में सेल्फ एल्फोंसा चर्च को निशाना बनाया था। नवंबर 2014 से राजधानी में चर्च में तोड़फोड़ की ये 5वीं घटना है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज जलवायु परिवर्तन पर CEEW की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस में इस साल होने वाले जलवायु सम्मेलन में भारत की जरूरतों और चिंताओं का जिक्र है। पूर्वी बांग्लादेश में उपद्रवियों ने एक बस को निशाना बनाया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। यह हमला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की देशव्यापी हड़ताल के दौरान हुआ। नाइजीरिया में चुनावी रैली के दौरान हुए एक आत्मघाती हमले में राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन बाल-बाल बच गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। गुडलक अपनी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रैली को संबोधित कर रहे थे। हांगकांग में हजारों लोकतंत्र समर्थक सड़कों पर फिर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी 2017 में होने वाले गवर्नर चुनाव के लिए बनाए गए सख्त प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। इसके मुताबिक उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए प्रशासन से मंजूरी जरूरी कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय रैंकिंग में 120 अंकों के साथ पहले पायदान पर है। आईसीसी की इस ताजा रैंकिंग में भारत 114 अंकों के साथ दूसरे और दक्षिण अफ्रीका 113 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है, जबकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान छठे और 7वें पायदान पर मौजूद हैं।